कैसे बना सकते हैं आप खुद का एक बेस्ट पोर्टफोलियो। जो कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है, क्या वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काबिल हैं? लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को पिक करने पर वॉरेन बफेट का व्यू क्या है? शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को पिक करने के 7 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल्स हैं। इन 7 रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स पिक करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो 100% प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर आप शेयर मार्केट के इन 7 रूल्स को इग्नोर करके स्टॉक्स पिक करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट तो दूर, अपना कैपिटल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है फोकस ऑन कंपनीज बिजनेस और प्रोडक्ट्स। कि कंपनी क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रही है और क्या लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रोडक्ट्स चलेंगी। क्योंकि कंपनी की प्रोडक्ट सेल होंगी तो बिजनेस ग्रो करेगा, और अगर बिजनेस ग्रो करेगा तब ही शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि जूस, अब जूस बनाने वाली कंपनी, क्योंकि ये रोजमर्रा की प्रोडक्ट है और रोजमर्रा में इस्तेमाल होती है, तो ये कंपनी कभी भी लॉस में नहीं जाएगी अगर ये कंपनी साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाएगी। अब जैसे कि नेस्ले कंपनी, ये बहुत ज्यादा जूसेस की प्रोडक्शन करती है और इस कंपनी को कोई बीट भी नहीं कर सकता और इस कंपनी की प्रोडक्शन स्टार्ट ही रहेगी, क्योंकि इस कंपनी की जो सेल है वो बहुत ज्यादा है। ये डेली प्रोडक्ट्स यूज की जाती हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसी तरह अगर आप टूथपेस्ट को देखें, टूथपेस्ट भी सुबह शाम यूज की जाती है। अगर आप कोलगेट कंपनी की पेस्ट यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि कोलगेट कंपनी बहुत पुरानी है और टाइम के साथ साथ ये कंपनी अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट भी लाती जा रही है, जिसकी वजह से इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत बेहतर रहता है। इसी तरह अगर आप कार्स को देखें तो ये भी बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं। तो ये गाड़ियों का नाम सुनकर हमारे जहन में एकदम आ जाता है टोयोटा या होंडा। ये नाम इसीलिए ही जहन में आता है क्योंकि ये कंपनी बहुत फेमस है और बहुत पुरानी है। जैसे कि हम रोड्स पर मोस्टली टोयोटा कंपनी की गाड़ी देखते हैं या होंडा कंपनी, तो उस प्रोडक्ट से हमें पता चलता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, कि तो प्रोडक्ट कितनी फेमस है और प्रोडक्ट कितनी उसकी सेल होती है। एंड स्टॉक की सिलेक्शन पर सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आता है उसके पे आउट्स। कि कंपनी के पे आउट से आपको पता चलता है कि कंपनी कितनी अच्छी है। तो कंपनी के पे आउट्स में आपने ये भी देखना है कि शेयर होल्डर्स को कंपनी कंटिन्यूसली जो प्रॉफिट्स है डिविडेंड्स की सूरत में दे भी रही है, क्योंकि ये अच्छी कंपनी का एक गुड साइन है कि वो शेयर होल्डर्स को कंटिन्यूसली डिविडेंड देती हैं। तो कंपनी की पे आउट हिस्ट्री देखना वो बहुत लाजिम है, क्योंकि कंपनी के पे आउट्स में कंसिस्टेंसी मस्ट है। तो डिविडेंड की हिस्ट्री देखने के बाद अगर कंटिन्यूस डिविडेंड है तो आपने एक वो चीज लाजमी देखनी है जो कि है कैपिटल गेन। क्योंकि एक शेयर होल्डर के लिए सिर्फ डिविडेंड ही काफी नहीं होता। आपने जब स्टॉक सेलेक्ट करना है तो आपको डिविडेंड के साथ कैपिटल गेन लाजमी देखना है कि कैपिटल गेन मिलेगा कि नहीं। तो आपने उस स्टॉक को देखना है तो स्टॉक में कैपिटल गेन कितना मिल सकता है। जिस तरह आपने डिविडेंड की हिस्ट्री देखी, उसी तरह ही आपने कैपिटल गेन की हिस्ट्री देखनी है कि कंपनी डिविडेंड देने के बाद उसकी प्राइस ऊपर जाती है, कैपिटल गेन शेयर होल्डर्स को मिलता भी है कि नहीं। तो पे आउट्स के बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है अर्निंग्स का। फर्स्ट यू इवैल्यूएट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने कंपनी की अर्निंग्स देखनी है कि कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग क्या है और कंपनी की पास्ट अर्निंग्स कैसी थी, कि कंपनी की अर्निंग पास्ट से प्रेजेंट में बेहतर हुई है कि नहीं। अगर बेहतर हुई है तो कंपनी के मॉडल्स कैसे हैं, वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी और कितना करेगी। तो यहाँ पर एक चीज ये भी आ जाती है कि री इन्वेस्टमेंट कंपनी की खुद की, कि कंपनी जो प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो तो शेयर होल्डर्स को देकर थोड़ा जो प्रॉफिट है वो कंपनी अपनी ही अंदर री इन्वेस्ट करती है। तो आपने वो भी देखना है कि कंपनी की री इन्वेस्टमेंट से कंपनी ज्यादा ग्रो कर रही है कि नहीं, कि एज यूजुअल जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी उसी तरह ही ग्रो कर रही है। कि फर्ज कर लें कि अगर कंपनी की ग्रोइंग परसेंटेज 25%, 30% है, तो इन्वेस्टमेंट के बाद भी क्या कंपनी की यही ग्रोइंग परसेंटेज रहेगी या इंक्रीज होगी। अगर यही रहती है तो कंपनी के लिए ये चीज अच्छी नहीं है, इसकी ग्रोइंग परसेंटेज इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के अंदर पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है। तो फोर्थ वन वो पॉइंट है कि जो हर कंपनी के लिए लाजिम है कि आप किसी भी कंपनी के लिए थोड़ी सी भी टाइम के लिए इन्वेस्ट क्यों ना करें, आपको ये पॉइंट जज करना ही पड़ता है कंपनी का, जो कि है पीई रेशियो, मेन प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी की उस वक्त कैलकुलेट की जाती है कि जब आपको शेयर पे मालूम हो प्राइस, ये शेयर अंडर वैल्यूड मिल रहा है या ओवर वैल्यू। जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स होते हैं उनकी पीई रेशियो स्टेबल होनी चाहिए, कि उनकी प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत कम होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वोलेटिलिटी होगी उतना ही वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदेह होता है। तो पीई रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है करंट शेयर प्राइस से, उसको डिवाइड करते हैं हम अर्निंग पर शेयर से, तो आपके पास उस स्टॉक की पीई रेशियो निकल कर आती है। तो आप अगर ये पीई रेशियो या जितनी भी स्टॉक मार्केट की रेशियोज हैं उनको इजीली कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं, तो तमाम की तमाम रेशियोज की वीडियोस इस प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप उनको इजीली देखकर हर कंपनी के एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है स्टॉक फंडामेंटल्स, कि आपको फोकस करना चाहिए कंपनी के पास्ट पर, कंपनी के प्रेजेंट पर और कंपनी के फ्यूचर पर। तो इन फंडामेंटल्स के एनालिसिस से आपको वही कंपनी पिक करनी चाहिए जो
फाइनेंशियली हेल्दी हो और वेरी हाई ग्रोथ पोटेंशियल हो, तो एनालिसिस में आपको स्वोट एनालिसिस लाजमी करने चाहिए। तो स्वोट एनालिसिस में एस शो करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ को, कि कंपनी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रो करे। तो यहाँ पर डब्ल्यू शो करती है कंपनी की वीकनेसेस को, कि कंपनी की वीकनेसेस को आपने जज करना है कि वो कंपनी के लिए कितनी हार्मफुल साबित हो सकती हैं। एंड ओ जाहिर करता है कंपनी की अपॉर्चुनिटीज को, कि कंपनी को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और कंपनी कितनी अवेल करके उन अपॉर्चुनिटीज से कितना फायदा उठा सकती है। तो लास्ट वन स्वोट एनालिसिस में टी जाहिर करता है थ्रेट्स को, कि कंपनी को कौन कौन से थ्रेट्स हैं, लाइक अनफेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कंपनी के स्टॉक प्राइस को, इसी तरह ही कंपनी के फाइनेंशियल्स को। और कंपनी के रॉ मटेरियल्स की प्राइस भी कंपनी के लिए एक थ्रेट साबित हो सकता है, कि वो प्राइस अगर बढ़ती है तो कंपनी को ऑटोमेटिकली अपनी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगी, या तो अपने जो प्रॉफिट है उसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस तरह आपने कंपनी के सब थ्रेट्स को भी एनालाइज कर 6 पॉइंट आ जाता है कि कंपनी को आपने कंपेयर करना है उसके कंपटीटर से, कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कि कंपनी अपने सेक्टर के कंपटीटर से कितनी बड़ी है, कितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए जो 7th पॉइंट वो ऐड किया गया है वॉरेन बफे से। तो वॉरेन बफे का दिया हुआ मॉडल अब तक बहुत ही ऑथेंटिक साबित होता जा रहा है। यह है इकोनॉमिक मोड, कि आपने किसी भी कंपनी के मोड को लाजमी जज करना है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो ये मोड का मतलब है कि कंपनी को कितनी आसानी से उसके कंपटीटर्स हिट कर सकते हैं। तो वॉरेन बफे यहाँ पर तशबीह देते हैं एक कास्टल, मतलब एक किले को, जैसे कि पुराने जमाने में के जो बादशाह थे वो अपने किले को प्रोटेक्ट करते थे, जैसे उसके इर्द गिर्द सर्कल बनाकर उसमें पानी छोड़ देते थे, वो उस किले का मोड कहलाता था। और समटाइम तो ऐसा हो जाता था कि उस पानी में क्रोकोडाइल्स छोड़ देते थे, उस कास्टल के मोड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते थे, तो उस किले पर कोई हमला ना कर सके। तो इसी तरह आपने कंपनी को जज करना है कि कंपनी का मोड कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंपनी को कोई दूसरा कंपटीटर बीट कर सकता है कि नहीं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के इन 7 रूल्स को फॉलो करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक पिक करेंगे तो 100% कंफर्म है कि वो स्टॉक आपका प्रॉफिट में ही जाएगा। तो यहाँ एक टिप देता चलो कि अगर आपने 8 से 10 स्टॉक कंफर्म कर ली है कि इनमें आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप उन 10 में से वही स्टॉक बाय करते जाएं जो अंडर वैल्यूड शेयर्स होंगे और उनका पता होगा कि वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। और जो ओवर वैल्यूड शेयर्स हों उनको आप बाय ना करें, उनका आप एक नॉर्मल प्राइस तक आने पर वेट करें और उतनी देर आप वो अंडर वैल्यूड शेयर्स जो स्टॉक्स पिक किए हुए आपने उनको बाय करें। लेकिन उस ओवर वैल्यूड शेयर्स को बाय ना करने से पहले आपने ये देख लेना है कि वो स्टॉक कंपनी के किसी प्लस पॉइंट की वजह से ओवर वैल्यूड तो नहीं हुआ, या उस कंपनी की कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई हो। ये वजह तो नहीं हो सकती कि आपकी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ओवर वैल्यूड हो। तो ऐसी सूरत में आपको वो ओवर वैल्यूड शेयर भी बाय करने चाहिए।